जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो फिर आज हम जो है 70 क्वेश्चन आपका डिस्कस करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और व्याख्या सहित हमको देखना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था भैया? तो 13 दिसंबर 1946 को जो है इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, ये जो लिया गया है आपका, वो लिया गया है कहाँ से? तो बात करिए फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है भैया? फ्रांस से लिया गया है। अब यहाँ पे आया है आपका आयरलैंड। तो आयरलैंड सबको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आपकी आयरलैंड से ही ली गई है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली एवं विधि का शासन जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की भाषा शैली जो है कहाँ से ली गई है, वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है आपका, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। सॉरी, विधि का शासन नहीं, समवर्ती सूची। कौन सा भाई? समवर्ती सूची। ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो वो था आपका अनुच्छेद 40, यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे अनुच्छेद 41 का, तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा सा हो जाता है। शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो होता है वो आपका अनुच्छेद 41 होता है। बाकी तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें। और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शर्त नहीं है। जन्म, संपत्ति अधिग्रहण, वंश, देशीकरण। तो देखिए, वंश भी है, देशीकरण भी है, जन्म भी है, पर संपत्ति अधिग्रहण से जो है नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये बिल्कुल इसमें शर्त शामिल नहीं है। तो इसलिए 4 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आप सभी को पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राष्ट्रपति को क्या करता है, शपथ दिलाता है। अगर उपराष्ट्रपति न हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। पर क्या उपराष्ट्रपति है इसमें? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति अगर नहीं होता तो सीधा हम क्या लगते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए। अगला है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा एवं विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती हैं। तो देखिए, ये जो है 14 दिनों के भीतर लौटा सकती हैं। अगर नहीं लौटा रही है तो समझिए कि वो पारित माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा? उसे पारित माना जाएगा। तो धन विधेयक बात करें तो इसमें किस में जो है अनुच्छेद में उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो है 110 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए। अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए, चुनाव से संबंधित आपके प्रश्न पूछा गया है, तो ये किया गया था आपका 25 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपको सभी को पता होगा कि 1951 में किया गया था और एक अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका नाम था 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची थी भैया? 9वीं अनुसूची को जो है इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हम बताए थे भैया, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बात किए थे, तो बात करने की तो जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? बिल्कुल है। भारतीय चुनाव आयोग, ये तो वैसे ही है भाई साहब। केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग तो है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ये आपका शामिल इसमें नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला देखिए, आकाशगंगा का आकार सभी को पता है यार, जो मिल्की वे होता है, दुग्ध मेखला जिसको बोलते हैं हम लोग, आकाशगंगा, वो सर्पिलाकार होता है। कैसे होता है? सर्पिलाकार होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विषुव जो है एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो ध्यान रखिएगा, वो 2 बार आता है। कितनी बार आता है भैया? वो 2 बार आता है। कौन कौन सा दिन है? तो ध्यान रखिएगा, 21 मार्च कौन है भैया? 21 मार्च है, और उसके बाद से 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर, आपको ये ध्यान रखना है। विषुव कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो जो 21 मार्च होता है ना, उस 21 मार्च जो होता है, इसी दिन जो है सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे बसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को शरद विषुव, इसको शरद विषुव और इसको बसंत विषुव कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा भैया। अगला देखिए, अगला है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित करता है? सभी को पता होगा, ओजोन होती है। ओजोन परत जो होती है, उनसे जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है, उससे हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, अगला अगला है कि भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। देखिए, भूटान का जो साम्राज्य है ना, वो स्थित है आपके पूर्वी भाग में। किस में है? तो पूर्वी हिमालय में जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य रेखा के आगे है। आपको पता है कि 82.5 डिग्री होता है ना, 82.5 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? 4 मिनट होता है। जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5.5 घंटे आ जाएगा, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। तो बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, समझ रहे हैं ना। और 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से होकर ग्रीनविच गुजरता है। ये भी पूछा गया है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक बार नोट कर लीजिए, उससे मैं बोल रहा हूँ। एक है आपका अपना यूपी, दूसरा है एमपी, और तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो देखिए, लूनी नदी जो है, इसके बारे में पूछा है, किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी अरावली पर्वत से। किससे निकलती है भाई? अरावली पर्वत से निकलती है। ध्यान रखिएगा, इसका पवा क्षेत्र पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान है, और राजस्थान से जाते हुए कहाँ पर गुजर जाती है? गुजरात में। ठीक है ना, राजस्थान से गुजरात, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। वो कौन सा है? तो देखिए, वो है आपका, बात करें हम लोग तो वो है बाड़ा सुरसागर बांध। कौन है? बाड़ा सुरसागर बांध। अब ये बाड़ा सुरसागर बांध केरल में है। केरल में कहाँ पे है? कमर, ध्यान रखिएगा, करम नथोडू नदी, एक नदी है करम नथोडू, ठीक है, उस पर है। बात करें हम लोग नागार्जुन सागर बांध, ये तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर खूब पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कृष्णा राज सागर बांध, अगर यहाँ पे बात किया जाए, कृष्णा राजा सागर बांध जो है ये भी कर्नाटक में है, लेकिन कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। फिर मेंटर बांध जो होता है ये आपका तमिलनाडु में है, ये भी कावेरी नदी पर है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो व्याख्या भी हो गई अच्छे से। अगला, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए, रबड़ का अग्रणी उत्पादक तो आपका तेलंगाना ही है ना मेरे भाई। रबड़ का उत्पादक जो होता है आपका तेलंगाना, सॉरी, केरल ही है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भारत में पसाड़कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सबसे पहले जो पसाड़कालीन यानी की बात की जाए तो कहाँ पे होगी? ये होती है आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में होती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो यहाँ पे तो रायसेन जिला दिए नहीं है, मध्य प्रदेश दिया भी नहीं है। तो आप चुनाव क्या करेंगे भैया? तो देखिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका, थोड़ा सा गहराई में चला गया। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है कि जातक कथाएं से संबंधित है। तो देखिए, जातक कथाएं जो संबंधित है वो आपके बौद्ध धर्म से है। किससे है भैया? बौद्ध धर्म से है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में, बिल्कुल। चलिए, मृत्यु बताइएगा किसमें हुआ था? किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के लिए चित्र वाले सिक्के जारी किए? अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। कौन था भैया वो? तो देखिए, वो था आपका
सातवाहन वंश। कौन सा था? सातवाहन वंश था, ठीक है ना। इसकी स्थापना पूछता है किसने किया था? सिमुक ने किया था, याद रखिएगा। अगला है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अरे पाणिनि है भैया। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। आपको पता है ना अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगर बात किया जाए पतंजलि, पतंजलि जो है महाभाष्य का रचयिता पतंजलि है। अगर बात किया जाए अगर यदि बात किया जाए नाट्य शास्त्र, ध्यान रखिएगा एक और चीज़ पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि है और चरक संहिता वो चरक ही है। कौन है? चरक संहिता के चरक ही है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला रहा क्वेश्चन ये कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुए, जिसमें से दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उस राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो देखिए उस राज्य पर कब्जा जो कर लिया गया था वो कौन सा राज्य था? तो ध्यान रखेंगे वो था आपका, क्या पूछ रहा है कि युद्ध हुआ जिसमें कि दूसरी लड़ाई, तो तराइन की कौन सी थी? तराइन की दूसरी युद्ध थी, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी की क्या हो गई? हार हो गई, और दूसरी बार गौरी की क्या हो गई? जीत हो गई। समझ रहे हैं ना? हाँ, दूसरी बार गौरी की जीत हो गई थी। पहली बार हार गया था, दूसरी बार 1191 में पहला हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ था। पता है ना आपको? तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारत की किस युग से संबंधित है? ये है आपके दिल्ली सल्तनत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अरे कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत ही है ना भाई। गुलाम वंश ना, गुलामों के गुलाम होते गए इसमें। अलाई दरवाजा की बात करें तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ध्यान रखिएगा। सीरी का किला पूछे तो 1000 स्तंभों वाला महल भी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बात करें तो मोहम्मद तुगलक ने बनाया था, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा। और सिकंदर लोदी का मकबरा अगर पूछे तो कहाँ है? इब्राहिम लोदी, समझ रहे हैं ना। और दिल्ली सल्तनत 1206 से कब कितना ईस्वी के मध्य चला था भाई साहब? 1526, ये भी ध्यान रखिएगा। कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। तो कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? 1540 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कनौज का युद्ध कब हुआ था ये पूछ लिया जाए, ध्यान रखें 1540 में, यही पूछा है हमसे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा वो लिखी गई है आपके तुर्की में। किस में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है, ठीक। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। फ्रांस ने किस पर कब्जा किया था? तो ध्यान रखिएगा वो मद्रास पे किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो दिल्ली की आधारशिला जो रखी गई थी वो जॉर्ज पंचम के द्वारा रखी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली को कब राजधानी बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया? 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार कर एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, उस समय कौन था भाई बताइए? तो उस समय जो था वो था आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। अगला, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कार्यशील पूंजी वर्गीकृत की जाती है कच्चे माल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद से पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष में शुरू हुई थी, यह किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1951 में, ठीक है, जो पहला संशोधन हुआ था संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो मौद्रिक नीति तैयार करने वाला जो है वो है आपका आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है भैया? आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, भारत के राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, किस पर कर लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं वो शराब पर उत्पादन शुल्क इस पर लगता है, ठीक। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है, कन्वर्टिबल बॉन्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से ऑपरेशन ग्रीन्स
ऑपरेशन ग्रीन्स एक भी सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, ठीक है ये। उसके बाद से अगला है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम किसके लिए? तो वो है आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए। फिर कर्नाटक का कबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का कबाला त्यौहार ये किसका त्यौहार होता है? तो ये भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है। क्या भाई होता है भैया? भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें सांडों की लड़ाई, तो सांडों की लड़ाई जो होती है ये तमिल में होती है, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कि गिद्धा किस राज्य का? देखिए पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, ये ट्रिक होती है। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, यानी भांगड़ा और पंजाब ये जो होता है कहाँ पे है? आपका पंजाब में ही है, ठीक है। ये नृत्य गिद्धा और भांगड़ा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आप जानते हैं कथक कथकली, बताइए। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो भैया ये प्रख्यात है कहाँ पे? आपके शास्त्रीय संगीतकार में, ठीक है, पंडित जसराज, ठीक। उसके बाद अगला है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो लाइफ ऑफ माई टर्म्स जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करें तो ये होगा आपका शरद पवार की। किसकी? शरद पवार की, ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है भैया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं, तो देखिए कैलाश सत्यार्थी जो है ना, ये संस्थापक है आपके किसके? बचपन बचाओ आंदोलन के। किसके हैं भैया? बचपन बचाओ आंदोलन के हैं, ध्यान रखिएगा। और बचपन बचाओ आंदोलन की जो है ये है। एक चीज़ और पूछा जाता है यहाँ पे कि जो संगठन बचपन बचाओ आंदोलन था, एक थी पाक की एक महिला थी जो 17 वर्ष में जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या आपको पता है? मलाला यूसुफ़ज़ई, जिसे 2014 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसको दिया गया था। उसके साथ साथ बात करें तो मदर टेरेसा को भी दिया गया था, जो कि मैसिडोनिया की थी, उनको दिया गया था 1979 में। ध्यान रखेंगे, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, ठीक है। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी को पता है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है आपके पेरिस में। कहाँ पे है भाई साहब? पेरिस में है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय पेरिस, या पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है ना। यूनेस्को के कितने सदस्य हैं ये कभी पूछा जाता है, तो 193 सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे 193 सदस्य हैं। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो है आपका विक्रम साराभाई। कौन है भाई? विक्रम साराभाई है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो देखिए जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो है आपकी त्रिशूल। कौन है? त्रिशूल। बात करें हम लोग जो है किसके बारे में? तो सर अग्नि के बारे में बात करें तो ये जमीन से जमीन पे मार करती हैं, जमीन से जमीन पे मार करती हैं। उसके बाद से बात करें सागरिका, K-15 सागरिका, ये जो होता है सबमरीन होता है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, K-15 सागरिका को, ठीक है ना। उसके बाद से ब्रह्मोस जो है ये सतह से सतह पे मार करता है, ठीक है। और बात करें और किसके बारे में? सब हो गया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ध्यान रखिएगा, आकाश एक है, जमीन से हवा में मार करता है। एक नाग है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है आपका, ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेटवेयर होता है वो आपका मानव मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मानव मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 1 पेटाबाइट 1024 बराबर क्या यहाँ पे बताइए गीगाबाइट होगा कि क्या होता है? तो ये होता है आपका टेराबाइट होता है। क्या होता है भैया? टेराबाइट होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है? तो देखिए लॉजिक गेट नहीं है तो वो है आपका सभी लॉजिक गेट्स हैं। देखिए एंड आर नॉट, ये तीनों है, ठीक है ना, तो सभी हो जाएंगे। तो यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। अब दाब मापने की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है भैया, सबको पता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ये पूछा गया है आपका किससे? जो है किस क्या बोलते हैं उसको जी? 7 जो होते हैं, बताइए उसको क्या बोलते हैं? अगला देखिए, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च तापमान मापने के लिए जो किया जाता है वो होता है आपका पैरोमीटर। क्या होता है?
पायरोमीटर होता है। तो 52 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा नहीं होता है। तो भार, यंग का मापांक, आवेग और त्वरण अदिश राशि है। ये पूछा है कि कौन सी एक अदिश राशि है। तो देखिए, अदिश राशि जो है वो है आपका यंग का मापांक। भार भी सदिश है, आवेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है। ये तीनों सदिश है, ये आपका अदिश है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि एक तोप का गोला दागा गया है, ठीक है, इस गोले की गति का एक उदाहरण दीजिए। तो गोला दागा गया मतलब वो जो होता है ना, जैसे कि गोला दागा जाता है तो प्रक्षेप्य गति होती है। कौन सी गति होती है भैया? प्रक्षेप्य गति होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत। देखिए, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भैया ये जो कार्य करता है वो कार्य करता है आपका इंफ्रारेड तरंगे उससे निकलती है, देखेंगे लाल बत्ती जलता होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम का कितना होता है भैया? 20 होता है, 40 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम 12 होता है ना। मैग्नीशियम 12 24 हो जाएगा। सल्फर का एस 32 होता है। ठीक है। क्लोरीन का 17 35 होता है। तो किसका अधिक है? तो आप देख रहे हैं कि सर ए का अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। याद होना चाहिए भैया, 6 7 8 का ये सवाल है, समझ रहे हैं। अगला है कि उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। अरे पाचन में मदद करता है जो पेट के माशय में होता है, जिसका नाम है HCl। क्या है भैया? HCl यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 57 का, सॉरी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल लगा रहे हैं। अरे भैया जला ही दे गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीचे है ना। HCl तो बोला, HCl सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयतन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? देखिए, जल की कठोरता के लिए जो जिम्मेदार है वो भैया है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। ठीक है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर तो हीरा होता है, जो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। और हीरा ध्यान रखिएगा अपवाद होता है, यह धातु नहीं, ये क्या होता है भैया? ये अधातु होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो ध्यान रखिए उसका नाम है राइबोसोम। बहुत ध्यान रखिएगा, राइबोसोम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली बोला जाता है इसको। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो भोजन का जो है पाचन होता है ना। ये प्रोसेस जो होता है, ग्लूकोज टूटता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना भैया। समझ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम जाता है आप खुद बताइएगा। राइबोसोम, राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के बारे में ध्यान रखिएगा, एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और इसकी खोज जॉर्ज पेलेट ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज पेलेट ने किया था। ठीक। ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर? मटर पर। भैया ये तो सबको पता है, ग्रेगर मेंडल का जो है ना मटर पर ही प्रयोग किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? देखिए भैया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका नाम है सिल्वर चिट्टी। क्या नाम है भैया? सिल्वर चिट्टी, सहारन सिल्वर चिट्टी। ये बहुत तेज दौड़ती है भैया। इसके 6 पैर होते हैं, ध्यान रखिएगा। दुनिया की ज्ञात लगभग 1200 चिट्टियों में जो है ना, 1200 चिट्टियों की प्रजातियों में सबसे तेज दौड़ने वाली चिट्टी है। इस चिट्टी की रफ्तार जो होती है प्रति सेकंड 1 मीटर मापी गई है। और यह 6 पैरों वाली चींटियाँ होती है जो प्रति सेकंड अपनी लंबाई का 108 गुना हिस्सा कवर करती हैं। ध्यान रखिएगा, 108 गुना। रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने से स्थिति बन जाती है। तो देखिए, रक्त की बढ़ने से एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका। बात करें, सॉरी, एनीमिया नहीं भाई साहब, एनीमिया नहीं, वो तो एनीमिया रोग इसके कारण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो पॉलीसाइथेमिया होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, पॉलीसाइथेमिया यानी सी इसका राइट आंसर होगा, जब आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अगला है कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलिपीड, स्प्रिंग टेल, बुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घेघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अपरदाहारी। क्या कहा जाता है? अपरदाहारी कहा जाता है। ठीक है। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? बताइए ना। भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार को घोषित कर दिया भाई साहब, वो है दीपावली। क्या है? दीपावली है। ठीक।
अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो भैया भारत की जो जनसंख्या हुई है ना, वो हुई है आपकी 142.86, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इतना करोड़ इसकी जनसंख्या हो चुकी है। अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछे जाने वाला ये ज़्यादातर चांस है इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। फिनलैंड की पूछी जाए राजधानी क्या है, कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा हेलेंस्की में है, ठीक है। मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक दिया है? देखिए इसका रैंक है 13वां स्थान। और सबसे कम कौन है भैया? अफगानिस्तान है। बड़े अफसोस की बात है, अफगानिस्तान काफ़ी जो है प्रभावित है आतंकवाद से, ठीक है ना। मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। अरे सर 136 में 124वां स्थान है। अब बताइए ना, 136 में जो है भारत का स्थान 124वां है। गजब का यार रिकॉर्ड, भारत इतना बेखुशहाल है भैया, ठीक है। अगला देखिए, फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा जो है स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इसमें जो इसका स्थान है, ध्यान रखिएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 42वां, ठीक है। कितना स्थान है भाई? 42वां। इसके पिछले वर्ष देखा जाए तो 43वां था, एक घटा हुआ है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 69 में बात करें तो पहले स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, खुशहाल में पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे पे जो है डेनमार्क है, और तीसरे पे आइसलैंड है, ठीक है ना। तो ये 70 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, 70 से भी अधिक क्वेश्चन बन गए होंगे सर, हमने डिस्कस भी किया कई क्वेश्चन पे ऐसे, ठीक है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।